देखिए, ममता बनर्जी जो भी ये कर रही हैं, ये सबको पता है, बंगाल की जनता को भी पता है कि ये एक ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रही हैं। तो आज तो जो सुनवाई हुई उसमें जो वो याद करके आई थी कि जनता को ये बोलना है, ये बोलना है, तो वो सारी बातें उन्होंने बोली। जजेज़ ने फिर बोला कि सोमवार को हम डिटेल में सुनेंगे। जो आज मुख्य रूप से उन्होंने मुद्दा उठाया कि एसआईआर बंगाल में क्यों हो रहा है, आसाम में भी चुनाव है तो वहाँ क्यों नहीं हो रहा। तो ये अब भारत की जनता को भी कहना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन है, कि आप असम में भी एसआईआर कराइए और हर राज्य से पहले आप चुनाव होने से पहले आप एसआईआर की प्रक्रिया को मैंडेटरी कर दीजिए। ये ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो वोटर लिस्ट होती है उसमें बहुत सारे लोग घुसपैठिए जो होते हैं वो आधार बनाकर या कैसे भी करके, जैसा कि बंगाल में हो रहा है, तो वो घुस जाते हैं। अब भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर विदेशी लोग घुसे हुए हैं तो उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। फिर हमारे जो नागरिक हैं उनके अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनको बिल्कुल वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए। एसआईआर वही एक प्रक्रिया है। एसआईआर में क्या होता है, देखिए, इसको हवा लोग बना रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां बना रही हैं और ममता बनर्जी तो ज़्यादा बना रही हैं। एसआईआर में ये होता है कि अगर मैं वोटर हूँ, सर्वे जाता है, बीएलओ जाते हैं, घर घर में जाते हैं और पूछा जाता है कि आप वोटर हैं? हाँ जी, मैं वोटर हूँ। मेरा नाम होता है, मेरा पता होता है, मेरे पिताजी का नाम होता है, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मुझे कहा जाता है कि आपके पिताजी या दादाजी जो वोटर लिस्ट में नाम था वो दिखा दो, वो बता दो, नहीं तो वो सर्च कर लो। वो सर्च करके भी देने का 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। तो वैसी दशा में जो घुसपैठिया है, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सूझबूझ के साथ ये किया जा रहा है। तो जो घुसपैठिया है वो कहीं से भी वोटर लिस्ट में अपने माँ पिता का नाम या कुछ भी नहीं दे पाएगा। इसलिए ममता बनर्जी की अकेली कोशिश है कि इस तरह से जो भी घुसपैठिए उनके यहाँ आए हुए हैं उनको बचा के और उनके वोट लेकर मैं मुख्यमंत्री दोबारा से बन जाऊं। तो इसीलिए वो छटपटा रही हैं। इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे नाटक किए। अब ये नाटक पीक पर है। अब देखते हैं इससे आगे क्या नाटक करती हैं, देखते हैं। और दूसरा सवाल एक जो बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि जब आप अधिवक्ता थी तो आप अधिवक्ता नहीं रही, आप राजनीतिक बन गई और राजनीतिज्ञ बनने के बाद आपको याद आया कि मैं अधिवक्ता हूँ, मैं संविधान की भी समझ उतनी अच्छी से रखती हूँ और आप सुप्रीम कोर्ट में बहस करने आ गई अपना टीम लेकर, जो आपके लोकसभा के एमपी थे उन सबको साथ साथ ले आई। तो इसके दो मायने निकलते हैं। एक तो मायना ये निकलता है कि वेस्ट बंगाल सरकार की ओर से जो भी अधिवक्ता यहाँ हैं या जो भी अधिवक्ताओं की टोली है, उन पर उनके क्वालिफ़िकेशन पे विश्वास नहीं है ममता बनर्जी को, या उनको लगता होगा कि मैं इनसे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ और मैं अच्छे से इस केस को रख पाऊँगी। या दूसरा ये हो सकता है कि वो आक्षेप भी सुनने को मिल सकता है आपको कि चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, यहाँ केंद्र सरकार उनके अधिवक्ताओं को प्रभावित कर सकती है, इसलिए भी ऐसी बात वो कर सकती है। हालांकि हम ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पूरे न्याय प्रक्रिया में ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं, लेकिन वो कर सकती हैं चूँकि उनका एक ही आधार है, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरह से पॉलिटिकल ड्रामा करके बंगाल की जनता को, भोले भाले लोगों को ये बताऊं कि देखो मैंने आपके लिए इतना कुछ किया। अगर एसआईआर नहीं रुक पाए तो उनको जो बंगाल के नागरिक हैं उनसे वोट लेना होगा। तो उनको ये दिखाएं कि देखो जी, केंद्र सरकार ये बहुत अत्याचार कर रही थी और हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर मैंने बहस की, मैं मुख्यमंत्री थी फिर भी कि ये किया वो किया। तो ये नाटक कर सकती हैं, जो कि उनका पुराना राजनीतिक चरित्र रहा है। दलीलें तो उन्होंने आज ये दलील मुख्य रूप से दी कि आसाम में चुनाव है, वहाँ पर एसआईआर नहीं करा रहे, केंद्र सरकार गलत कर रही है और बंगाल को टारगेट कर रही है। बहुत सारे लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट मांगकर उनके वोटर लिस्ट से नाम बाहर कर रही है। तो वो जो उलूल जुलूल बातें हैं वो बोल रही थी, उनसे संवैधानिक रूप से आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट अभी पिछले साल का निर्णय है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो शक्तियां दी गई हैं इलेक्शन कमीशन को, उसके अंतर्गत ही ये प्रक्रिया हो रही है और इस प्रक्रिया में कहीं कोई गैर संवैधानिक या ऐसा कुछ नहीं है। तो उस दशा में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है। बिहार को लेकर ये हुआ था, पिटीशन डाली गई थी, बहुत सारे लोग उछले कूदे,
तो वो वही निर्णय यहाँ भी आएगा। हालांकि ये मुख्यमंत्री होते हुए भी खुद वकालत करने आ गई हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि उतनी हार्श लैंग्वेज ना लिखे, लेकिन संविधान का गार्जियन है, हमारे संविधान का गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इनको ये बताएगा कि ये सब सही हो रहा है और आप इसमें कहीं कुछ ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। ये मुझे लगता है ऐसा ही होगा। एक मुख्यमंत्री के तौर पर आना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रहना, आपने बहुत कुछ देखा है। कानून की मैं बात करूं, आप अच्छे जानकार हैं, तो ऐसा कभी केस देखा है कि कोई मुख्यमंत्री आया है और सुनवाई के दौरान रहा हो कोर्ट में? ऐसा तो ये कह रही हैं, ये क्रेडिट भी यही ले रही हैं कि पहली बार हो रहा है भारत के संवैधानिक हिसाब से, तो ये तो हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि राजनीति में बहुत सारे केंद्रीय मंत्री या राज्यों में जो मंत्री होते हैं वो अधिवक्ता होते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत अच्छी लॉयरिंग प्रैक्टिस वाले लोग भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लोग रहे हैं। तो वो जब एमपी होते हैं या मिनिस्टर होते हैं तो वो जनरली नहीं आते। हालांकि एक दो बार देखा गया है उनको, वो वकील का जामा पहन के आ जाते हैं। तो ममता बनर्जी जिन्होंने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है और हमने कभी सुप्रीम कोर्ट में उनको देखा भी नहीं है, तो इस तरह से ये जो अब उनको याद आया कि मैं वकील हूँ और मुझे अपनी वकालत चमकानी पड़ेगी, तो ये इसका मायना एक और भी हो सकता है कि इनको ये लग रहा हो कि मुख्यमंत्री से हटने के बाद मैं क्या करूँगी, तो मैं वकालत करने की ही कोशिश करती हूँ, और ये भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनके ब्रेन में चल रही होंगी, तो आप कुछ कह नहीं सकते, हम लोग सिर्फ बाहर से गैसवर्क ही लगा सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, जो हमने देखा है कि बहुत सारे जो मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं या कहीं पे मुख्यमंत्री होते हैं, तो जब वो हट जाते हैं तब वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जो जजेस रिटायर हो जाते हैं उनको भी अधिकार है प्रैक्टिस करने का, तो वो भी बहुत सारे लोग यहाँ होते हैं। तो देखते हैं अब क्या इनके मन में है, कैसे ये एक्शन करती हैं, क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या ऑर्डर करता है, इसके लिए अभी सिर्फ हम गैसवर्क ही कर सकते हैं। और ये हमारा जो संवैधानिक संरचना है, जिसमें कि हम एक तरह से गणराज्य हैं, फेडरल अरेंजमेंट, क्वासी फेडरल अरेंजमेंट है, जिसमें कि हमारे संविधान के अंदर 3 तरह की लिस्टें हैं। कुछ लिस्टें हैं जिस पर कि वो सब्जेक्ट उसमें उस लिस्ट में रखी गई है जिस पर कि केंद्र ही कानून बनाएगा, केंद्र ही कार्रवाई करेगा, जिसमें आप रेलवे, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशंस, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें स्टेट ही काम करेगा, स्टेट जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया या लैंड रेवेन्यू के मैटर्स हो गए, तो वो सारा स्टेट गवर्नमेंट करती है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे दोनों लोग कर सकते हैं, जिसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, और बहुत सारे लंबी लिस्ट है वो। तो ममता बनर्जी ने क्या किया कि जो केंद्र सरकार के जो काम हैं उसके हस्तक्षेप, ईडी या सीबीआई जो भी है वो केंद्र सरकार की एजेंसी है और वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो जब भी सीबीआई की रेड हुई, अभी पीछे आपने ध्यान होगा, उसके बाद ईडी की रेड तो अभी पिछले महीने हुई है और उनके चहेते कंपनी पर हुई है। इनके जो शेल कंपनी के ऑपरेटर्स थे उनके ऊपर ईडी की रेड हुई। तो वहाँ ममता बनर्जी ने पहुंचकर ईडी के ऑफिसर्स से ना तो फ़ोन छीन लिया, लैपटॉप छीन लिया, फाइलें छीन ली, सारे सबूत छीन लिए, उनके अगेंस्ट एफआईआर भी बनवा दी। चूँकि स्टेट का सब्जेक्ट है तो पुलिस उनके हाथ में होती है, तो वो जो चाहे लिखवा सकती हैं। ईडी के पदाधिकारी वहाँ ड्यूटी करने गए थे तो उनके ऊपर भी मुकदमा लिखवा दिया गया। उसके बाद ईडी ने जब देखा कि ये ऐसे काम नहीं करने देगी तो सुप्रीम कोर्ट आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आड़े हाथ लिया वेस्ट बंगाल की सरकार को। तब जाकर फटकार लगने के बाद अब ईडी जो कार्रवाई, रेड में जो भी चीज़ें सीज की गई थी उस सब को लेकर आएगी। ईडी अब कार्रवाई करेगी, जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो कार्रवाई करेंगी। अगर ज़रूरत होगी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यूज़ कर सकती हैं, जो कि सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। जी, चुनाव आयोग की तरफ से कुछ टिप्पणी? चुनाव आयोग की तरफ से तो यही टिप्पणी है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काउंसिल्स होते हैं
उन्होंने तो यही कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रदत्त जो शक्तियां हैं उसी के अनुसार हो रही हैं। अब वो स्पेसिफिक बातें जब वो बताएंगी तो डिफेंड करना उनका काम है, संवैधानिक शक्तियां दिखाना कोर्ट को उनका काम है, जो वो पहले भी कर चुके हैं, पिछले साल ही किया है, तो वो करेंगे। अब बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया और बेंच ने भी बोला कि हम सोमवार को 9 तारीख को सुनेंगे, तो अब देखते हैं क्या क्या होगा। अभी तो 9 तारीख को जब सुनवाई होगी तो क्या लगता है ममता बनर्जी फिर से मौजूद रहेंगी? ये मुझे तो लगता है जिस हिसाब से ये खेल कर रही हैं ये मौजूद नहीं रहेंगी और 9 तारीख को इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और ये चाहेंगी कि इनके कोई और वकील हों ताकि ये क्लेम कर सकें कि मैं वहाँ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, अब नहीं गई तो ये हुआ। तो ये इनको पता है, ये एक बहुत कैलकुलेटेड राजनीतिक खेल खेल रही है जो कि भारत में नया है, बिल्कुल नया है। अब देखते हैं इसका क्या क्या होगा। और SIR में जो सबसे बड़ा खतरा उनको ये है कि घुसपैठियों को उन्होंने बंगाल में घुसाकर और उनको वोटर बना दिया है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि भारत का जो नागरिक है उसको अलग से नागरिकता के लिए कोई कार्ड नहीं लेना होता, उसके पास आधार हो जाए या कोई और कागज़ हो जाए जिससे कि पता लग जाए कि ये यहाँ रहता है। तो ममता बनर्जी ने ऑर्गेनाइज्ड वे में ये बहुत बड़ा खेल खेला है और अब उनके यहाँ बहुत सारे घुसपैठिए जो हैं वो वोटर बने हुए हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीद ली हैं, वो वहाँ के पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। और अब SIR में जब उनको कहा जा रहा है कि आपने अपने आधार तो दे दिए, आप अपने वोटर लिस्ट भी दे दो, वोटर लिस्ट में आपके माँ पिताजी कहाँ थे, किस वोटर लिस्ट में थे, वो चीज़ मांगी जा रही है, तो जाहिर सी बात है घुसपैठिए के पास ये नहीं होगा तो वो नहीं चाहेगी। तो अब ममता बनर्जी को ये डर सता रहा है कि ये सारे वोट मेरे कट जाएंगे और ये कहीं ना कहीं, आपने सुना होगा अभी थोड़े दिन पहले कि बंगाल को छोड़ के भाग गए लोग, ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उनको नुकसान होने की संभावना है। इसलिए वो पूरी रचना उन्होंने इसी हिसाब से की है कि राजनीतिक रूप से SIR को रुकवाया जाए, कानूनी रूप से रुकवाया जाए, नहीं रुके तो जाकर वहाँ की जनता से वोट मांगा जाए कि मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं वकील भी हूँ, मैंने ये किया वो किया। तो उस तरह के वो कोशिश करना चाह रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें वो सक्सीड भी हो पाएंगी। कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है और उसको संवैधानिक स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से SIR करे, अपने हिसाब से चुनाव करे, करवाए। अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो किस तरह से करेगा या क्या करेगा, इसके बारे में हम आप अगर कुछ बोलते हैं तो ये गलत है और कहीं ना कहीं उसकी स्वायत्तता पर, स्वतंत्रता पर हम क्वेश्चन मार्क भी उठा रहे हैं।